जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि आईपीएल के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो आपको नाम याद रखना है। इन खिलाड़ी का नाम है KL राहुल और इस वर्ष जो आईपीएल का 13वां संस्करण चल रहा है उसी के दौरान इन्होंने 132 रन का स्कोर बनाया था। वैसे अगर हम लोग आईपीएल के इतिहास में ओवरऑल सर्वोच्च स्कोर की बात करते हैं तो वह है वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका पूरा अर्थ होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेजेस। अब इसका काम क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली चीनी महिला कौन थी, यानी कि चीन की महिला कौन थी? तो इनका नाम है ल्यू यांग। क्या नाम है? ल्यू यांग। और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग स्पेस में पहुंचने वाली ओवरऑल पहली महिला की बात करते हैं तो वो थी आपकी सोवियत संघ की और उनका नाम था वेलेंतीना तेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। और भारत की तरफ से पहुंचने वाली थी कल्पना चावला। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेत्रानी द्वीप की बात करते हैं तो इसे हम लोग पिजन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और ये आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में ये आपको मिलेगा। और औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी कहां पर? इंग्लैंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं KV गुरुजी, जहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग खेलों के क्षेत्र में 2020 में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों को डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होता है, यानी कि ऐसे आयोजन या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो कि पहली बार आयोजित की गई है या डेवलप की गई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी चीज़ें 2020 में पहली बार हुई हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलते पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को भारत के किस सेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी वायुसेना है उसने 8 अक्टूबर के दिन अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये जो हमारी भारतीय वायुसेना है यानी कि इंडियन एयरफोर्स है, इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, लेकिन आज़ादी के बाद यानी कि 1950 में इसका नाम बदल करके इंडियन एयर फोर्स रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 88वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार मिलेगा अमेरिका की लुइस ग्लुक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने नोबेल पुरस्कारों में पढ़ा कि चिकित्सा में मिल चुका है, इसके अलावा फिजिक्स में मिल चुका है, केमिस्ट्री में मिल चुका है, फिर ये आपका लिटरेचर हो गया। अब हमारा इकोनॉमी, इसके अलावा पीस वाला बचा हुआ है। तो अगले 2 दिनों में उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। आपको यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना है कि स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। बात करते हैं लुइस ग्लुक की। तो ये अमेरिका की एक कवयित्री हैं और इनके शानदार काव्य की आवाज़ के लिए, यानी कि जो कविताएं होती हैं वह इतना मधुर आवाज़ में ये पढ़ती हैं कि उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। हालांकि अगर हम लोग लुइस ग्लुक की बात करते हैं तो इससे पहले इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि साहित्य में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था ये फ्रांस के एक व्यक्ति को मिला था। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुली प्रूडहोम। तो इनको पहली बार
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है लुईस ग्लुक को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है एम राजेश्वर राव की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, इसमें एक तो हमारे होते हैं गवर्नर, यानी कि जो सबसे बड़ा प्रमुख होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और उस पद पर वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 उप गवर्नर भी होते हैं। तो 4 उप गवर्नर में से 3 हमारे हैं बीपी कानूनगो, माइकल देवव्रत पात्रा और महेश कुमार जैन। तो एक पद यहाँ पर रिक्त था और उस स्थान पर नियुक्ति कर दी गई है एम राजेश्वर राव की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एन.एस. विश्वनाथन जी, जो कि जून में सेवानिवृत्त होने वाले थे, इन्होंने मार्च में ही इस्तीफा दे दिया था। तो तब से लेकर के अब तक ये पद रिक्त था और अब जाकर के एम राजेश्वर राव जी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है आपके मुंबई में और गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इजराइल के साथ सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? यानी कि जो भी राज्य के किसानों के द्वारा सब्जियां उगाई जाती हैं या फिर फल उगाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए जिससे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके लिए मेघालय राज्य की सरकार ने इजराइल देश के साथ में समझौता किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि इजराइल देश की जो राजधानी है वह तेल अवीव में है, मुद्रा यहाँ की है शेकल और पीएम यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बात करते हैं मेघालय राज्य की, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी शिलोंग में। शिलोंग में ही असम राइफल्स का मुख्यालय भी है। राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, जिनकी पार्टी है नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी सोमादर मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय आपको मिलेगा शिलोंग में। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो आपको 2 राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे, एक है नोकरेक रिज और एक है बाल पखराम। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोकरेक यहाँ का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला प्रश्न है, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने किस राज्य की सरकार के साथ जेवर हवाई अड्डे के लिए रियायत समझौता किया है? तो ये समझौता यहां पर किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दिसंबर या जनवरी के आसपास भी इस न्यूज को डिस्कस किया था। तो उस समय बात चल रही थी कि ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल यहां पर जेवर हवाई अड्डे का निर्माण करेगा और अब फाइनली जाकर के जेवर हवाई अड्डे के लिए यहां पर समझौता कर लिया गया है। तो ये समझौते के अंतर्गत होगा क्या, यानी कि ये जो समझौता हुआ है उसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल का कार्य क्या होगा? तो इनके द्वारा पहले ज्यूरिक हवाई अड्डे का डिजाइन किया जाएगा, ये हमारे जेवर हवाई अड्डे की डिजाइन की जाएगी, उसके बाद में फिर इसका निर्माण किया जाएगा और जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो फिर इसका संचालन भी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के द्वारा किया जाएगा। और ये समझौता हुआ है 40 वर्षों के लिए और 2024 तक इसके निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ में है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा प्रयागराज में। बाकी राष्ट्रीय पार्क एक ही है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। टाइगर रिजर्व आपको 3 मिलेंगे, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा। रामसर स्थल की बात करते हैं तो समसपुर है, नवाबगंज है, पार्वती अरगा है, सरसई नवार है, सैंडी है। तो ये सारे आपके रामसर स्थल हैं। मंदिर यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, काशी विश्वनाथ और बांके बिहारी। एलिफेंट रिजर्व एक ही है जिसका नाम ही है उत्तर प्रदेश। और पावर स्टेशन की बात करते हैं तो अनपरा, खुर्जा, पनकी, सिंगरौली, ये सारे पावर स्टेशन आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाराबंकी जिले में अभी उत्तर प्रदेश के जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर, जिसको गोरखपुर टेराकोटा के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर
गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा नोएडा, जहां पर भारत के सबसे बड़े फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है। गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को 8 पुरस्कार भी मिले हैं। कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला यह पहला राज्य था। प्रत्येक जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई। कोविड-19 जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें वर्तमान में ये शीर्ष पर है, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है। सिडबी के साथ में मिलकर के इन्होंने एक स्टार्टअप फंड का गठन किया, प्रवासन आयोग का गठन किया। कमला रानी वरुण और चेतन चौहान का अभी निधन हुआ है और सरकारी संस्थानों की रक्षा के लिए एक विशेष बल के गठन की भी बात की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नए एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहां पर इन्होंने नियुक्ति कर दी है जे वेंकट रमू की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ थे सुरेश सेठी और इन्हीं के स्थान पर अगले 3 वर्षों के लिए जे वेंकट रमू की नियुक्ति की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जन आंदोलन अभियान को लॉन्च किया गया? तो ये जन आंदोलन अभियान लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये है क्या? तो इसके अंतर्गत कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहने की अपील की गई है। तो इसके अंतर्गत पीएम ने बताया है कि बियर मास्क, वॉश हैंड्स यानी कि हाथ को धोइए, मास्क को पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए 2 गज की दूरी, यानी कि 2 गज की दूरी आप बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारों का मौसम है तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीएम के द्वारा जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस था और उसी अवसर पर जो हमारी महिला व बाल विकास, इसके अलावा कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, इनके द्वारा यहाँ पर भारतीय कॉटन के पहले ब्रांड और लोगों को लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो हमारे भारत के कपास का ब्रांड होगा उसका नाम रखा गया है कस्तूरी कपास। क्या नाम है? इसका नाम है कस्तूरी कपास। और अगर हम लोग अपने देश भारत में कपास के उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करते हैं तो इसमें गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे और तेलंगाना है तीसरे स्थान पर। और सबसे ज्यादा कॉटन की मिल भी आपको मिलेगी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा एयरलाइन के साथ में साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी की एक्सिस बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड है क्या? तो जैसे कोई भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय यात्री होता है तो उसको यहाँ पर हमारे देश की मुद्रा के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की आवश्यकता होती है। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ में मिलकर के एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है और इस प्रकार से एक फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, एमडी और सीईओ इसके अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो असम राज्य के सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल जी और इन्हीं के द्वारा फल और सब्जियों के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये मोबाइल ऐप काम क्या करेगा? तो जो भी हमारे क्रेता हैं यानी कि खरीदने वाले और जो भी हमारे विक्रेता हैं यानी कि किसान हैं, उन लोगों के लिए यह एक मंच प्रोवाइड करेगा जहां पर इस प्रकार से फलों और सब्जियों की खरीद और बिक्री की जा सकती है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है, इसके अलावा डिजाइन किया गया है और असम एग्री बिजनेस रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के अंतर्गत इस ऐप को लागू किया जाएगा।
असम से संबंधित ये सारे अन्य करंट अफेयर्स भी हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। असम की बात करते हैं तो राजधानी दिसपुर में है, राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंदा सोनोवाल। मुख्य न्यायाधीश कौन है तो एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश बने हैं NK सिंह जी। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ओरांग, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, नामेरी और मानस यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। टाइगर रिजर्व में ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और मानस है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो डिब्रू सैखोवा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। रामसर स्थल यहाँ पर एक है जिसका नाम है दीपोर बिल। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो चिरांग रिपू, सोनितपुर, धिंग पटकई, कार्बी एंगलोंग काजीरंगा और धनसरी लंगडिंग यहाँ के एलिफेंट रिजर्व हैं। पश्चिम बिहार बोरोदोईबाम बिलमुख और पाणी दिहिंग है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इनके बारे में फेमस था कि ये हमारे राजनीतिक के मौसम विज्ञानी थे। मौसम विज्ञानी होने का मतलब क्या है, यानी कि कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने वाली है इसके बारे में इन्हें पता चल जाता था। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो वर्तमान में ये 2014 से लेकर के खाद्य उपभोक्ता मामलों के और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। और इसके अलावा 1990 से ये मंत्री के पद पर रहे हैं विभिन्न सरकारों के अंतर्गत, जैसे कि लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर भी ये रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड IT मंत्री भी रहे हैं, माइंस मिनिस्टर भी रहे हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्री ये रहे थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो इस प्रकार से जो हमारे राजनीति के मौसम विज्ञानी थे यानी कि रामविलास पासवान जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये उपभोक्ता मामलों के और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे और ये वर्तमान में राज्यसभा से सांसद थे। कहां से? बिहार राज्य से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है, पूर्व CBI निदेशक अश्विनी कुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये पूर्व राज्यपाल थे नागालैंड राज्य के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व IPS अधिकारी थे और 2006 में हिमाचल प्रदेश के ये DGP भी बने थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने थे। उसके बाद में 2008 में इनकी CBI के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो अभी हाल ही में अश्विनी कुमार जी का निधन हो गया है। और कुछ चलते चलते अन्य चीजें भी जान लेते हैं। कुवैत के PM थे जिनका नाम था सबा अल खालिद अल सबाह, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान में कोच है रवि शास्त्री और इन्होंने अपना अब बिजनेस भी शुरू कर दिया है जिसके अंतर्गत इन्होंने पर्सनल केयर ब्रांड 23 यार्ड्स को लॉन्च किया है। मास्क और सैनिटाइजर की कीमत को निर्धारित करने वाला महाराष्ट्र हमारे देश का पहला राज्य बन गया है। जयदीप मजूमदार जो कि अभी तक भारत के ऑस्ट्रिया में राजदूत थे, अब इनको वेटिकन सिटी यानी कि द होली सी में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वेटिकन सिटी कहां पर है? तो ये आपको मिल जाएगी इटली की राजधानी रोम के अंदर। इटली मान लिए हो गया, इसके अंदर उसकी राजधानी हो गई और राजधानी के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और अभी बोलने और सुनने में असक्षम छात्रों के लिए NCERT की जो पुस्तकें हैं उनको सांस्कृतिक नहीं सांकेतिक भाषा में बदला जाएगा। किस भाषा में? सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से बदला जाएगा जिससे हमारे देश में जो भी बोलने और सुनने में असक्षम छात्र हैं उन सभी भी इस प्रकार से पुस्तकों को पढ़ सकें। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा टारगेट है इस महीने 10,000 व्यू तक पहुंचने का और मैं चाहूंगा कि आप लोग 10,000 व्यू तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाया करें। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? अगर हम लोग पूरे दुनिया का जो स्थल रीजन है उसको 100% मानते हैं तो उसमें हमारे भारत का हिस्सा कितना है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए यानी कि जो हमारे सबमरीन हैं उनको लोकेट करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का विकास किया गया था? इनसैट 3D जो कि एक मौसम निगरानी उपग्रह है, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? और 2016 में रियो डे जेनेरो में जो आपका ओलंपिक खेल हुआ था
उसमें किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में लिखने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।